पहले मैं इस सेमिनार के वर्कशॉप हो रही है इसके आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस कॉन्फ्रेंस में बोलने का अवसर दिया। मैंने वैसे प्रेजेंटेशन तो अंग्रेज़ी में तैयार की थी, पर यहाँ का माहौल देखते हुए मुझे लग रहा है कि मुझे हिंदी में ही बोलना चाहिए और मुझे हिंदी में बोलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि साइंस हो या कोई भी ज्ञान हो, अपनी मातृभाषा में सबसे अच्छा सोचा जा सकता है और व्यक्त किया जा सकता है। तो मैं तो सदा ही इस बात का वो रहा हूँ, मतलब प्रमोट करता रहा हूँ कि साइंस जो है और विज्ञान जो है हमारे देश में हिंदी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, कम से कम 12वीं कक्षा तक, क्योंकि उससे बच्चों की सोचने की क्षमता जो है वो अच्छी तरह से विकसित हो सकती है और ओरिजिनल थिंकिंग जिसे हम कहते हैं वो मातृभाषा में ही आती है। तो मेरे इससे पहले जितने वक्ता हैं उन्होंने भी यहाँ पे कुछ दिए होंगे लेक्चर्स, तो उनका हो सकता है मेरे स्लाइड से कुछ रेपिटेशन हो जाए और कुछ हो सकता है कंटेंट भी ओवरलैप कर रहे हों, तो क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ये संस्कृत की वर्कशॉप है, मुझे लगा कि शायद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई वर्कशॉप है। तो यहाँ सेमिनार हॉल में घुस के मुझे पता चला कि तो संस्कृत डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस है, तो मेरा जो ज़्यादा एम्फेसिस है थोड़ा साइंस की तरफ ही रहेगा। और इस प्रेजेंटेशन का जो मेन पर्पज़ है मेरा वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे यंग माइंड्स हैं वो थोड़ा सोचें कि पुरानी जो एंशिएंट नॉलेज है इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की उस सबको एक्सप्लोर करें। साइंस का सबसे पहला सिद्धांत ये होता है कि अपना जो दिमाग है इसको ओपन रखें, मतलब ओपन थिंकिंग है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसके मतलब पहले से अपनी धारणाएं ना बना के चलें और अपने आप को किसी भी रिलीजन या किसी ये साइंस है या हमारी साइंस है या तुम्हारी साइंस है इसके ब्रैकेट में ना बंद करें और अपना जो सोच है उसको चारों तरफ से खुला रखें, क्योंकि नए आइडियाज तभी पनप सकते हैं जब आप खुले मन से सोचें। साइंस का सबसे पहला सिद्धांत है कि एक तो एक्सपेरिमेंट होना, फिर उस एक्सपेरिमेंट का रिपीट होना बार बार, सेम फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस में अगर आपको वैसे ही रिजल्ट आते हैं, तो ये सबसे पहला साइंस का सिद्धांत हम मानते हैं और हम कहते हैं ये फिनोमिना या ये जो घटना है ये साइंटिफिक है और इट कैन बी टेस्टेड साइंटिफिकली। लेकिन यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन मार्क रहा है, मैं जब स्टूडेंट था तब से ही, वो ये है कि जो पुरानी अवधारणा है उनके ऊपर बेस्ड है साइंस। जैसे न्यूटन के नियम 3 पढ़े होंगे आपने, थर्मोडायनामिक्स के नियम पढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नियम पढ़े हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि यही नियम है जो सब और हमेशा ओबे होने चाहिए हर हालत में। तो हमारी ये जो पूर्व धारणा है कि हमारे ये जो पूर्व निर्धारित नियम है यही सत्य है, वो बिल्कुल गलत है। यही अवधारणा ही बड़ी अनसाइंटिफिक है अगर हम ये मान के चलें कि जितना विज्ञान आज जानता है वो संपूर्ण है और पूर्ण है, ये बिल्कुल गलत है। हमें हमेशा ये अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा, ये सोचकर कि अभी ऐसा कुछ हो सकता है जो अभी हमारा विज्ञान ना जानता हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे विज्ञान में कुछ ऐसी त्रुटियां रही हों जिनके कारण हम उस ज्ञान की एक परत तक नहीं पहुंच पाए हों। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट। विज्ञान ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड की जो स्पीड है, इससे तेज जो है कुछ भी नहीं चल सकता। हो सकता है इसके बाद कोई ऐसा संसार हो, ऐसा ब्रह्मांड हो जो इस वेलोसिटी को मिनिमम वेलोसिटी मानता हो और इससे आगे चलता हो। कोई ऐसे नियम हो जो न्यूटन्स लॉ के अलावा कुछ नए लॉज ओबे करते हो। ग्रेविटी
एक तारण है जो अभी भी मिस्ट्री है। जो लोग साइंस से संबंधित हैं, हम मानते हैं कि 4 तरह के फोर्सेस होते हैं। सबसे फंडामेंटल ग्रेविटी है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। एक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। एक वीक फोर्सेस होते हैं जो बोसोन और फर्मियोन्स वगैरह में होते हैं। तो ये 4 फोर्सेस को हम मानते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा फोर्स भी हो सकता है जो हमें अभी तक ना पता चला हो, जिसके कारण ये चीज़ें चल रही हों दुनिया में, और बहुत सारी मिस्ट्रीज जो हैं वो उनके साथ संबंध रखती हों। जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, वो किसने बनवाए, कैसे बनवाए, इतने बड़े बड़े पत्थर किसने उठाए, कौन उनको ले गया। और आकाश में भी अब उड़न तश्तियाँ दिखाई दे रही हैं, आजकल बहुत इसकी चर्चा है, और एलियन लाइफ है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। अभी रिसेंटली एक सुनने में आ रहा है कि चंद्रमा जो है ये धरती का हिस्सा नहीं है, ये धरती से अलग होके नहीं बना, ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, किसी एलियन सभ्यता ने बनाया है धरती पर नजर रखने के लिए, और ये अंदर से खोखला है, और अंदर से ये बहुत बड़ा स्पेसशिप है जिसकी बैक साइड जो हमें नहीं दिखाई देती, उस पर एलियंस रहते हैं। और मैं अभी इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये एक चर्चा चल रही है इंटरनेट पे, और इसके सबूत भी लोग दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 1968 के बाद जब अमेरिका ने कभी भी चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग नहीं की है, कोई भी मैन मेड सैटेलाइट जो है दोबारा चंद्रमा पे नहीं भेजा है। और सुना है वो इसलिए नहीं भेजा क्योंकि कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो गए थे वहाँ पे, उन्होंने ये दावा किया है कि हमसे पहले ही वहाँ लोग मौजूद थे जिन्होंने हमें धमकाया और ये वार्निंग दी कि दोबारा यहाँ नहीं आना है। तो मेरा कहने का ये घटना ये बताती है कि जिस चीज को आज हम 20 साल 30 साल पहले सत्य मानते थे कि ये परम सत्य है, वो आज वो असत्य सिद्ध हो रहा है। तो विज्ञान की सबसे बड़ी अवधारणा ये होनी चाहिए कि हम खुले मन से सोचे कि कुछ भी हो सकता है। हमारे हिंदू ग्रंथों में एक चर्चा रही कि स्वर्ग जो है आकाश से ऊपर है, इस पृथ्वी से ऊपर है, ये मृत्यु लोक है, और इसके नीचे एक पाताल लोक है। मैंने देखिए एमएससी किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, फिजिक्स पढ़ी, मैंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी और न्यूक्लियर फिजिक्स में रिसर्च की, और अभी भी मेरा दिमाग जो है इन चीज़ों में लगा रहता है, और एक्सट्रीम तक हमने पढ़ा। लेकिन हमारे टीचर थे जिन्होंने हमें पहला लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में दिया, तो उन्होंने न्यूक्लियर ना लिख के यू और एन को इंटरचेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं है, ये अनक्लियर फिजिक्स है। जो अभी इन्होंने कहा कि कोई भी सिद्धांत जो है 100% सही नहीं होता, वो इसलिए उन्होंने लिखा कि न्यूक्लियर फिजिक्स की, एटॉमिक फिजिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स की जितनी भी थ्योरीज हैं वो सब परफेक्ट नहीं है। सब में हमें कुछ थ्योरी बताती है, फिर हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट तो ऐसा है, इसके रिजल्ट तो एक्सपेरिमेंट से थोड़े 12% मैच नहीं कर रहे, तो हम क्या करते हैं, फिर उसमें कोई करेक्शन लगा देते हैं कि इसकी करेक्शन लगा दो, ये इसकी करेक्शन लगा दो। हम खींच खांच के उसको एक्सपेरिमेंट के नजदीक ले आते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारी थ्योरी जो है वो सही है। तो कहने का मतलब ये है कि साइंस की सारी थ्योरीज परफेक्ट नहीं है, और हम परफेक्शन हमें सोचनी भी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल अनसर्टेन है। लेकिन नेचर बड़ी परफेक्ट है। आपने कभी देखा होगा सूरजमुखी का फूल, उसके जो बीज होते हैं वो कितने बढ़िया ढंग से अरेंज होते हैं। कभी आपने वो जो पत्थर चट का पत्ता होता है जो कटा होता है, जिसमें उस पत्ते के ऊपर फिर पत्ते उगते हैं या वृक्ष उगते हैं, वो कितने सिमेट्रिकली होते हैं। नीम के पत्ते आप देखिए कैसे उनकी कोडिंग है, हर पौधे की, हर पत्ते की, हर जीव जंतु की कितनी बढ़िया कोडिंग है। जब आपके नमक के क्रिस्टल ग्रो करते हैं वो एक खास शेप में, मतलब नेचर में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा परफेक्ट हो रहा है। लेकिन जो कुछ मनुष्य करता है उसको करेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई भी थ्योरी सही नहीं है। तो ये हम ये ना माने कि अगर हम साइंटिस्ट हैं तो हम परफेक्ट हैं, हम बहुत अनपरफेक्ट हैं। ये और बात है कि हम चीज़ें चला लेते हैं, हम उनको बना लेते हैं, और कुछ चीज़ें जैसे पंखा, बिजली, एलईडी, ये टीवी, सीवी सब आपके सामने चल रहा है,
इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। पुराने ज़माने में हम लोग सुना करते थे कि मन की गति होती है और एक टेलीपैथी होती है। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के कुछ साइंटिस्ट ने ये सिद्ध किया है कि टेलीपैथी इज देयर एंड यू कैन ट्रांसमिट मैसेजेस टू अनदर पर्सन सिटिंग 4000 किलोमीटर्स अवे। तो उन्होंने कैसे सिद्ध किया है, कैसे उन्होंने प्रूव किया है, वो और बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम साइंस को भी परफेक्ट ना माने और हो सकता है हम धीरे धीरे खोद के ये पाएं कि पुरानी चीजें जो है सारी ना सही, लेकिन कुछ तो उनमें से सही मिल जाएंगी। सारी तो हो सकता है ना मिले, क्योंकि कुछ लोगों ने बढ़ा चढ़ा के भी लिखा हो या कुछ गलत सलत भी लिखा हो। तो हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इंडिया जो है, पहले तो यहाँ हिंदुस्तान में हमारे ऊपर काफी दिन मुगलों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने राज किया। मुगलों से पहले जो हमारे अपने राजा होते थे वो आपसी लड़ाइयों में और आपसी कलह में इतने बिजी रहे, तो किसी ने हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का कोई सिस्टमेटिक प्रयास नहीं किया, तो जिसके कारण हमारे पास खास तौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई लिखी हुई हिस्ट्री नहीं मिलती है। जो कुछ मिलता है वो संस्कृत के ग्रंथों में ही मिलता है। सूर्य सिद्धांत हो, एस्ट्रोनॉमी की, एस्ट्रोलॉजी की कुछ पुस्तकें हों, उनमें से ही हम लोग ढूंढ ढूंढ के साइंस निकाल सकते हैं। मेरे पास एक पुस्तक है, वो मैं जब पढ़ा करता था तो हमारी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में उसकी पांडुलिपि थी, वो था वैमानिक शास्त्र, महर्षि भारद्वाज का लिखा हुआ वैमानिक शास्त्र। वो किसी 1885 में जब एरोप्लेन डिस्कवर भी नहीं हुआ था, एरोप्लेन 1903 में डिस्कवर हुआ, फर्स्ट फ्लाइट जो थी राइट ब्रदर्स ने जो उड़ाई थी। लेकिन वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है 1885 में ट्रांसलेट हो चुका था संस्कृत से अंग्रेजी में। वो मैसूर के कोई टीचर थे अंग्रेजी के, उन्होंने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट किया है। तो उस पुस्तक की आधा हिस्सा जो है वो संस्कृत में है ओरिजिनल, और आधा हिस्सा जो है वो उनकी ट्रांसलेटेड अंग्रेजी में है। मेरे पास वो पुस्तक है। जब भी मैं उसे पढ़ता हूँ तो संस्कृत तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि संस्कृत भी अब समय और काल के अनुसार जो है वो बदल गई है, और जिन शब्दों का, जिन डायलैक्ट्स का उसमें प्रयोग किया गया है वो हो सकता है आज के संदर्भ में हमें ना समझ आए। लेकिन अंग्रेजी वाले हिस्से से मुझे ये पता चलता है कि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि मेटलर्जी के बारे में है, धातुओं के बारे में है, और मिरर्स बनाने के बारे में है, जो मिरर्स रिफ्लेक्टर्स होते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो मिरर्स का मतलब है सोलर पैनल्स की बात करते हैं, और क्योंकि उसमें सूर्य की ऊर्जा से वो विमानों को उड़ाने का उसमें जिक्र है, और बहुत सारे ऐसे हल्की धातुएं जो हैं वो बनाने का जिक्र है, और उनके विमान में उड़ते समय आपको आहार कैसा चाहिए और विमान को कंट्रोल कैसे करना है, वो सारी उसके अंदर चैप्टर्स हैं। तो मैं चाहूँगा आपके वक्ताओं में से कोई लोग जो जिनको संस्कृत का ज्ञान अच्छा हो, थोड़े साइंस बैकग्राउंड भी हो, मुझे मिले, ताकि हम उनको मिलके थोड़ा सा इसको कर पाएँ, डिसिफर कर पाएँ, कुछ निकाल पाएँ इसमें से, कुछ ना कुछ हमारे काम की चीज़ मिले, कुछ आइडिया भी मिल जाए, कोई ट्रिक भी मिल जाए कि ये चीज़ है, तो हो सकता है उससे बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। और हमारे पास में हम लोगों को तो यही सिखाया जाता था कि हमारे यहाँ तो सपेरे होते हैं, साधु और सन्यासी घूमते रहते हैं, नागा और अधूरी घूमते रहते हैं। इसके अलावा हमारे कंट्री का जो इमेज था वो इस तरह से ही हमें बचपन से पढ़ाया गया। लेकिन हमें बाद में पता चला कि इंडिया की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज है ये बड़ी रिच रही, क्योंकि ये रिच नॉलेज बहुत सारे एरियाज में रही, मैथमेटिक्स में रही, मटेरियल साइंस में रही, ग्रामर में रही, आयुर्वेद में रही, सर्जरी में रही, एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस में रही, एग्रीकल्चर में रही, एविएशन और विमान इनमें रही, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो योगा में रही। अब योगा जो है ये तो थैंक टू बाबा रामदेव, जिन्होंने इतना इसको पॉपुलराइज कर दिया और हम लोग इसकी तरफ वापस आ गए, और जिसने हमें योग का असली मतलब समझाया कि ये एक ऐसा सिस्टम है इंटीग्रेशन का, मतलब आप नेचर के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करिए। जिस तरह से प्रकृति ये काम करती है, मनुष्य जो है प्रकृति के साथ काम करे। मैंने एक पुस्तक में कहीं पढ़ा था, योगा की पुस्तक नहीं थी, वो वैसे ही किसी व्यक्ति की लिखी हुई थी। उसने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि पशु पक्षी
सूर्य ढलने के बाद कुछ खाते पीते नहीं है, सो जाते हैं, और सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय वो उठ जाते हैं अपने भोजन की तलाश में, और सूर्योदय के साथ जो है सो जाते हैं, और उनको कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे जीव जंतु, बंदर भी सुना है वो सूर्यास्त के बाद नहीं खाते हैं। तो उसका कहने का मतलब ये था कि मनुष्य जो है वो रात के 12 बजे तक जागता रहता है, सुबह 10 बजे तक सोता रहता है। तो उन्होंने कहना वो ये चाहते थे कि अगर हम अपनी जो साइकिल है बॉडी का, ये नेचर के साथ सिंक्रोनाइज कर लें, सन के साथ, कहते हैं हमारी पूरी नेचर, पूरी पृथ्वी सिंक्रोनाइज्ड है। ये सूर्य की गति के अनुसार ही हमारा शरीर चलता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो सूक्ष्म शरीर है वही मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, कॉस्मिक लेवल पे वही चीजें होती हैं जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होती हैं। अगर आप उनको सिंक्रोनाइज कर लेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, सारी जिंदगी हेल्दी रहेंगे। तो जल्दी उठना और जल्दी सोना, और 5-6 बजे के तक जो है आप खाना खा लें रात शाम का, उसके बाद कुछ ना खाएं, और ये आपकी प्रकृति अगर आप बना लें तो, हालांकि हम सबके लिए बहुत मुश्किल, क्या असंभव ही है कि ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस पुस्तक की पढ़ी हुई बात जो है मुझे बहुत अपील करी कि ये पुराने लोग जो हैं इनके पास ये ज्ञान कहाँ से आया है। इन लोगों ने या तो रिलीजन के थ्रू इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, या साधु संतों के प्रवचनों के द्वारा बढ़ाया। अब रिलीजन के थ्रू कई बार वैज्ञानिक चीजें इसलिए बढ़ाई जाती हैं क्योंकि उनको लोग एकदम ग्रहण कर लेते हैं। अगर मैं किसी से कहूँ कि भाई देखो ऐसे करना, वो आज सुनेगा कल भूल जाएगा, लेकिन मैं अगर उसे कहूँ कि भाई ऐसे रोज करना है आपको, ये तुम्हारा धर्म है, तो वो हो सकता है धर्म के कारण वो उस चीज को कर ले। इसका एक साइंटिफिक एग्जांपल मैं देता हूँ। हमने इसको, क्योंकि हम लोग तो साइंस में है, ये इन चीजों के रीजन कई बार ढूंढते रहते हैं। हमारे सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराने रिलीजियस प्रैक्टिस है कि ग्रहण के समय ये लिखा हुआ है पुराने शास्त्रों में कि आप मनुष्य को ना स्नान करना चाहिए। अब हमने बड़ा सोचा कि यार ये स्नान क्यों करना चाहिए, घर में बैठो अपना चुपचाप। तो इसका कारण ये समझ आया हमें कि पुराने जमाने में इस तरह के घर नहीं होते थे, झोंपड़ी वोपड़ी हुआ करती थी, लोग नंगे बदन खेतों में काम कर रहे हैं। पता चल, उनको ये भी पता नहीं होता था कि ग्रहण कितने बजे लगेगा टाइम, बस ये पता था कि दिन जो है इस दिन लगेगा। और खेतों में अगर आप काम कर रहे हैं और अपना ग्रहण लग गया तो होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें चंद्रमा की सरफेस से टकरा के पृथ्वी के ऊपर आती हैं तो उसमें से बहुत सारे हानिकारक किरणें, अल्ट्रावायलेट लाइट वगैरह जो है वो साथ में आती हैं, जिससे मनुष्य की आंखें खराब होने का डर रहता है। और डायरेक्टली आप देखें तो वो आपकी बॉडी में कैंसर वैंसर भी कर सकती हैं, स्किन पे वो रैशेस भी डल जाते हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज को और भी डैमेज हो सकता है। तो ये सारा पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन नहीं लिखा हुआ। तो हमने ये पाया कि अगर वो मनुष्य जो है जो सड़क पे जा रहा है और अचानक ग्रहण लग जाता है, अगर वो पानी में भीग जाए तो पानी जो है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसका कारण ये था कि वो अगर पानी में रहेगा, नहा रहा होगा ग्रहण के समय में, तो उसके शरीर पे अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव जो है वो कम से कम होगा, डैमेज कम से कम होगा। तो एक साइंटिफिक बात जो है उन लोगों ने रिलीजन से जोड़ दी, जिसके कारण लोग कायदे से फॉलो करने लग गए। इस चीज़ की अब ज़रूरत हमें नहीं है। मान लीजिए मुझे, क्योंकि अब तो मुझे प्रिसाइज टाइम पता चल जाता है कि 2 बजे से लेके और 2:23 तक ग्रहण लगेगा, तो 2 से लेके 2:23 तक मैं अपने घर में रहूँगा, कमरे में मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तो आज उनका संदर्भ जो है वो या रेलेवेंस उन चीज़ों की नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में इसका पर्पस कुछ और था, और वो साइंटिफिक चीज़ को नॉन साइंटिफिक लोगों को समझाने का मेथड था। अब हमारे पास जैसे आयुर्वेद का ज्ञान था, तो चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ये फिजियोलॉजी, निदान और द्रव्य विद्या, मेडिसिन, और ये एंटीडोट मेथड, और ये गायनोकोलॉजी वगैरह, ये सारी डिफरेंट विज्ञान जो है हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट करते थे तभी लिखे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हवा में कहीं अब लिख दिए किसी ने। और इनका वेदों का जो पुराने प्राचीन ग्रंथ है, इनका भी डेटिंग जो है वो बड़ी अनसाइंटिफिक है।
मैं जिन दिनों स्कूल में पढ़ता था 8वीं क्लास में, तो हमारे टीचर ने हमें डार्विन की थ्योरी पढ़ाई थी। तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं मानता डार्विन की थ्योरी को। तो टीचर कहते हैं कि क्यों नहीं मानते? मैंने कहा भाई जो आज बंदर है, ये बंदर क्यों रह गए, ये क्यों नहीं कन्वर्ट हुए? अगर बंदर से आदमी बन रहे थे तो सारे के सारे बंदर कन्वर्ट हो जाते, तो आज की डेट में कोई बंदर नहीं हमें मिलना चाहिए। तो मेरा शुरू से ये मानना है कि ह्यूमंस जो हैं इस प्लेनेट के ऊपर बाहर से आए हैं, और बाहर से आके उन्होंने यहाँ पे अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई हैं, और वो कॉलोनीज जो है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में बनाई हैं। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में बनाई, कुछ मंगोल और चाइनीज वाले कॉन्टिनेंट में बनाई, कुछ यूरोपियन या अमेरिकन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में बनाई, और धीरे धीरे बाद में वो फले फूले और स्प्रेड हो गए वर्ल्ड में। इस थ्योरी के दो कारण हैं जो ये सही प्रतीत होती है। पहला तो ये कि उनके फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं या फेशियल जो उनके फीचर्स हैं वो ड्रास्टिकली डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और कोई भी डार्विन की थ्योरी ये नहीं कह सकती कि कोई जो अफ्रीकन फीचर वाला आदमी है वो चाइनीज फीचर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली कहीं अगर वो रहने लग जाए। क्योंकि बहुत सालों से गुजरात का एक साउथ एरिया है, विलेज, वहाँ पे कुछ अफ्रीकन्स आ गए थे बाय बोट, और वो भी 500 या हजारों साल पहले, तो एक गांव है उनका, अब वो अभी भी वैसे ही हैं, दिखने में वैसे ही हैं। तो अगर इवोल्यूशन होता, और जहाँ तक रिटर्न हिस्ट्री है इंसान की, कम से कम 3-1 हजार साल तो हो ही गए होंगे, जितना रिटर्न हमें इतिहास मिलता ही है। तो 3000 साल में तो ह्यूमन बॉडी में कोई ऐसा चेंज नहीं आया है जो हम कह सकें कि भाई आपकी पूंछ गायब हो रही है, या किसी की नाक गायब हो रही है, या किसी का ये चेंज हो रहा है। तो जब 3000 साल में कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि साइंटिफिकली भी अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये पता चला है कि डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी जो है बिल्कुल सरासर गलत है। हालांकि वो कुछ टुकड़े जोड़ती है, बीच में लिंक जोड़ती है, लेकिन वो सही नहीं है। वो लिंक इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि सभी प्राणियों का 90% डीएनए स्ट्रक्चर सेम है। देखिए, जिस किसी भी एलियन टेक्नोलॉजी से मनुष्य या जीव जंतुओं की रचना हुई है, सबने उनको 3-4 चीजें तो देनी ही थी। एक तो खाने का सिस्टम कि भी मनुष्य या जीव खा ले, फिर उसको एक्सक्रीट कर दे, फिर बोल ले, चल फिर ले, और सांस ले ले। तो ये स्ट्रक्चर जो है सभी जीव जंतुओं का बनाया, तो इसलिए डीएनए तो सेम होगा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे एक दूसरे में कन्वर्ट हुए। तो वो कन्वर्शन का जो सिस्टम है वो मैं नहीं मानता। और ये सारी चीज़ें जो है पुराने ग्रंथों में या पुराने हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनमें भी मेंशन है। और बीच बीच में मैं थोड़ा भटक जाता हूँ अपने टॉपिक से। तो मेडिसिन का जो कंट्रीब्यूशन है, सुश्रुत जो है वो आप सबको मालूम होगा, सर्जरी के वो, और चरक जो है वो मेडिसिन के वो रहे हैं सबसे बड़े। और इंडियन और वर्सेस ग्रीक मेथड मेडिसिन की अगर आप तुलना करें तो हमारी जो मेडिसिन है वो लगभग जो है आयुर्वेदिक थ्योरी से उन्होंने ग्रीक लोगों ने डिराइव की है। क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी और इंडियन माइथोलॉजी में काफ़ी चीज़ें हैं जो ओवरलैप करती हैं। जैसे हम सूर्य पूजा भी करते थे, वो भी करते थे, तो बहुत सारे देवी देवता हमारे कॉमन ही थे। अब इसके बारे में लैंग्वेज की वजह से, हमारे लिटरेचर लिखने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैच नहीं करती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो पुराने हमारे इसमें आती है, वो है रिदम्स ऑफ लाइफ। तो हमारे जो ऋग्वेदा में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो चंद्रमा के साथ हमारा ह्यूमन बॉडी का जो साइकिल है उसको कोरिलेट करते हैं। इसी के कारण हमारा जो कैलेंडर सिस्टम है वो भी ल्यूनर कैलेंडर सिस्टम जो है हमने फॉलो किया है। तो ये हमारी जो रिदम्स हैं ये इनके कारण ही एस्ट्रोलॉजी की रचना हुई है। जो बॉडी का, प्लैनेट्स का, या जो हमारे हेवनली बॉडीज हैं, इनका जो है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है। तो हमारी जो वेदास हैं इनके डिफरेंट अंग हैं बनाए हुए, अग्नि, इंद्र और ये सारे जो गॉड्स वगैरह हमने बनाए हैं। और वैदिक व्यू जो है इसके अंदर आकाश, अर्थ और पृथ्वी वगैरह जो है, अग्नि वगैरह, ये सब
पहले भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है साइंस ऑफ सोल, आत्मा। अभी यहाँ मेरे से पहले वक्ता थे, वो पुनर्जन्म की बात कर रहे थे, तो आत्मा के बारे में हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि अभी 2 दिन पहले ही वैज्ञानिकों ने ससेक्स यूनिवर्सिटी जो है इंग्लैंड में, उन्होंने सिद्ध किया है कि मरने के बाद शरीर में से आत्मा निकल जाती है और निकल के ये एक और अननोन डायमेंशन में फिक्स हो जाती है और ये वहीं रहती है फॉर इनफाइनाइट टाइम। तो इसका मैं आपको रेफरेंस भी दे सकता हूँ, आगे मैंने कहीं एक स्लाइड में डाला हुआ है। तो ये वैदिक लिटरेचर का जो क्रोनोलॉजी है, ये तो मेरे ख्याल से मेरे से अच्छा तो आप लोग जानते होंगे। एक ये इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन है जिसको लॉजिक और ये वैशेषिक वगैरह, कॉस्मोलॉजी, साइकोलॉजी, लैंग्वेज, रियलिटी, वेदांत वगैरह, और एस्ट्रोलॉजी भी एक वेदों का माना जाता है। ये भी कोई मेरे बताने लायक चीज़ नहीं है। अब साइंस वर्सेस एस्ट्रोलॉजी की एक बात आती है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना साइंटिफिक ओपिनियन बीच में घुसाना चाहूँगा। वो इसलिए कि हम लोग ये मानते हैं कि सी के अंदर टाइड्स आती हैं। मून जब नज़दीक आता है तो हाई टाइड होती है, दूर चला जाता है तो लो टाइड होती है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ये भी 90% पानी है इसके अंदर। तो जब हम सी के अंदर टाइड आ सकता है तो ह्यूमन बॉडी का भी तो कुछ फ्लूइड जो है उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आता होगा। और साइंटिफिकली ये सिद्ध हो चुका है कि जब हैवियर प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, सैटर्न, मार्स, ये जब एक लाइन में आ जाते हैं तो अर्थ के ऊपर बहुत सारी उथल पुथल होती है। वो उथल पुथल इसलिए होती है कि अर्थ के ऊपर ये मानिए कि कुछ किलोमीटर की क्रस्ट है, ऊपर परत है, और अंदर जो है इसके लिक्विड है, पानी है, कुछ पिघला हुआ पदार्थ है या गैस या फ्यूल वगैरह है। तो जब वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो सारे हिलते होंगे अर्थ के अंदर, तो उससे ये अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। तो इनका जो अर्थक्वेक्स वगैरह का आना जो है ये साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि जब ये प्लैनेट्स एक लाइन में आएंगे और जब हैवियर प्लैनेट एक तरफ आ जाएंगे तो अर्थक्वेक आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो साइंटिफिकली इसमें कोई बुराई नहीं है, बस ये है कि इसको साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली स्टडी करके टेबल बना के प्रिडिक्ट करना, ये ज्ञान हमें विकसित करना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअली ये ठीक है, लेकिन हमें ये प्रिडिक्शन करने की जो क्षमता है उसको पॉलिश करना पड़ेगा। अच्छा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी है, ऐसे कईयों ने अपनी अपनी एस्ट्रोलॉजी बना ली है। अच्छा, एक हमारे पास जैसे मेटलर्जी का नॉलेज था, अब ये कुतुब मीनार की जो कुतुब लाट है इसके बारे में जैसे मिस्ट्री के कैसे बनाई, इसका क्या कंपोजिशन है, डेसिमल सिस्टम आपको मालूम है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जीरो का इन्वेंशन किया इंडिया में। मेरा ये मानना है कि जीरो का नहीं किया, डेसिमल सिस्टम का किया। शून्य तो बहुत पुराने वेदों में भी शून्य का जिक्र है, विष्णु को भी शून्य कहा गया है शास्त्रों में। तो शून्य इसलिए कहा गया है क्योंकि विष्णु और शिव को ये कहते हैं कि ये आदि अनंत नहीं है इनका, मतलब ये कहीं नहीं भी हो सकते और होते हैं तो इनफाइनाइट होते हैं। तो इन दोनों को आप कुछ भी कह सकते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल जितने प्लैनेट्स की स्टडी है, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, ये ऋग्वेद के अंदर एक श्लोक आता है, ये योजनम सहस्त्रे द्वे करके कुछ श्लोक है, सेकंड पैराग्राफ में लिखा है। इस श्लोक के द्वारा जो वेलोसिटी ऑफ लाइट मिलती है हमें, वो लगभग एक्यूरेट मिलती है, क्योंकि जो एक रोमर था, एक वैज्ञानिक 1676 में जिसने दिया था वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट, उससे बेटर ये लाइट ऑलरेडी मेंशन है। और सुना है वो हनुमान चालीसा में भी एक श्लोक है, वो युग सहस्त्र योजन पर भानु, तो उससे भी कुछ वो लाइट का वेलोसिटी का कोरिलेशन है। एक जिंक स्मेल्टिंग प्रोसेस है, तो जिंक को एज ए मेटल, एक पीतल की तरह हम कॉपर के साथ मिक्स करके हम अलॉय बना के जो प्रोसेस यूज करते थे, ये बहुत पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र है।
और जो मैंने बताया वैमानिक शास्त्र, उसमें भी इस जिंक मेटल का जिक्र है। तो अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हमें थ्योरीज ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, इसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज हैं कि संसार कैसे, ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, एक कैसे जिसको आदि नाद कहते हैं, तो उसको वास्तव में आजकल हम बिग बैंग कहते हैं। ये जो राइट में पिक्चर दिख रही है जिसके ऊपर ये लाइट का वो बीम निकल रहा है, बेसिकली यही शिवलिंग है। एज ए साइंटिस्ट आई कैन से दिस इज द शिवलिंग जिसकी हम पूजा करते हैं। ये वास्तव में साइंटिफिक वो है, लेकिन जो हमारे ब्राह्मण या जो लोग हम एज ए हिंदू जिसको वो फॉलो करते हैं, उनको पता नहीं है ये है क्या चीज़। वास्तव में ये गैलेक्सी है। गैलेक्सी के अंदर जब मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट, तो ये वो कन्वर्शन का प्रोसेस है, और लाइट से दोबारा मैटर भी कन्वर्ट होता है। तो जो गीता में कृष्ण जी का एक श्लोक आता है जो ये कहता है कि अर्जुन, ये ब्रह्मांड जो है कई बार उत्पन्न हुआ है और कई बार नष्ट हुआ है, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे ये सब याद है और तुम्हें कुछ याद नहीं है। तो वो क्या चीज़ है? वो यही है कि दिस होल यूनिवर्स गेट्स destroyed several times and gets created again. तो this is a cyclic phenomena. इसके साइकिल चलते हैं बार बार, ये साइकिल है। ये मैंने इसको ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की संज्ञा दी है। मैंने अपनी एक ये थ्योरी बनाई है कि वी आर लिविंग इन एन ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। व्हाई ऑसिलेटिंग यूनिवर्स? बिकॉज समटाइम वी आर इन ए पॉजिटिव साइड, समटाइम वी आर ऑन द नेगेटिव साइड। तो जब हम पॉजिटिव साइड में रहते हैं तो हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और अगर दूसरी साइड में चले जाते हैं तो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम इन दोनों युगों ब्रह्मांडों के बीच में ऑसिलेट करते हैं, एंड वो ऑसिलेशन इनफाइनाइट है और हमेशा रहेगी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज जो लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका, इसके बारे में भी मॉडर्न साइंस कहती है कि नहीं था, कुछ नहीं था, ये नहीं था। ये बाईं तरफ की जो पिक्चर है, समुद्र के अंदर डूबे हुए द्वारिका की रियल पिक्चर्स हैं जो डाइवर्स ने ली हैं। और जहाँ पे ये द्वारिका दिख रही है, ये जो मोहनजोदाड़ो के नज़दीक लोथल वगैरह, जहाँ पे ये द्वारिका का पॉइंट लिखा हुआ है, ये हिस्सा आपको दिख रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज ऐसे करके फट गई हो। ये इसका ये जो वो क्रीक बना है, ये क्रीक इसलिए बना है क्योंकि कोई अर्थक्वेक आया होगा उस समय, जमीन में कोई हलचल हुई होगी, जिस हलचल की वजह से, क्योंकि ये जमीन जो एक ऑर्बिट फटा है, ये लोथल और द्वारिका के बीच में जो शार्प से ऐसे लग रहा है कि जमीन फट के ये अलग हुआ हो, क्योंकि ये जो नीचे वाला मास है ऐसे लगता है ऊपर से नीचे ऐसे खिसक गया हो। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये एग्जिस्ट करती थी और करती होगी। ऐसे ही हमारे अंकोर वाट टेम्पल्स हैं, ये भी हजारों साल पुराने हैं। ये कंबोडिया में है, सियाम में। ये जो टेम्पल्स हैं, ये टेम्पल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ए मैग्निफिसेंट आर्किटेक्ट, और ये हिंदू टेम्पल है, शिव और विष्णु के टेम्पल्स हैं वहाँ पर। तो जाहिर है वो जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, वहाँ तक हिंदू धर्म जो है वो फैला होगा अशोक के टाइम में या उससे पहले। तो ये टेम्पल्स का आर्किटेक्ट आप देखिए कि विदाउट ए साइंटिफिक नॉलेज ऑफ ग्रेविटी, और वो जो कि आप अपना बेस चौड़ा रखिए अदरवाइज इट विल फॉल डाउन, कि इतने अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पे तब भी अभी तक इंटैक्ट है। तो जाहिर है उनकी आर्किटेक्ट की नॉलेज कुछ तो रही होगी। इसी तरह से ऑरेगन में, यूएसए में एक लेक है, 1990 में उस लेक के बेड के ऊपर ये श्री यंत्र मिला है, और इसकी एक एज की लंबाई 13 किलोमीटर है। फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इज 13 किलोमीटर। ये एक जो था पायलट, उसने स्पेस से इसका फोटोग्राफ लिया है। इट इज ए मिस्ट्री। दिस इज अगेन ए श्री यंत्र। ये इंडोनेशिया में बना हुआ है। ये बुद्धिस्ट टेम्पल है वहाँ पे, बोरोबुदुर टेम्पल। ये जकार्ता जिसे बोलते थे ना पहले पुराने ज़माने में, तो ये योगा कार्ता अब उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो वहाँ पर है ये। तो जाहिर है कि हमारे इसमें रिलीजन में या पुराने एंशिएंट लिटरेचर में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। अब ये टाइम मेजरमेंट का टेबल है
जिसमें पहला यूनिट हमारा है 34,000वां हिस्सा एक सेकंड का, और सबसे नीचे आप देखिए 1000 महायुग का एक कल्प, विच इज इक्वल टू 4.32 बिलियन ईयर्स। तो हमारे पूर्वजों ने हमारे शास्त्रों में इतने छोटे टाइम के यूनिट क्यों बनाए गए? जाहिर है वो कुछ यूज करते होंगे इनको, कुछ गणना करते होंगे जिसमें इतने कम और इतने अधिक समय की जरूरत पड़ती होगी। इसी तरह से इंडियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग में आप देखिए, एक से आप शुरू करते हैं। जो रोमन काउंटिंग सिस्टम है वो मिलियन पे जाके खत्म हो जाता है, मिलियन का मतलब 10 लाख, उससे आगे फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद के सारे नंबर उन्होंने बाद में बनाए, और हो सकता है मिलियन भी बाद में बनाया हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है कब बने। लेकिन हमारे पास ये जो सबसे महा और एक यूनिट है, दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 62, 10 रेज़ टू पावर 62। ये इतना बड़ा नंबर है कि आज कल के जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो भी इसको यूज नहीं करते हैं। लेकिन हमारे ग्रंथों में, एंशिएंट ग्रंथों में इनका जिक्र है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो इनसे क्या करते थे, क्या जानते थे कि ये नंबर की उनको बनाने की जरूरत पड़ी। और वैमानिक शास्त्र के बारे में, विमान तो मेरे ख्याल से पहले भी किसी ने दिया होगा, मैंने कुछ बताया भी है। और इसके बारे में महर्षि गौतम ने भी 32 तरह के विमानों का जिक्र किया है। त्रेता युग में एक मॉडल था जिसको पुष्पक विमान कहते थे, वो तो सबको मालूम है। एक वैमानिक शास्त्र में त्रिपुर विमान का दिया है, जिक्र किया हुआ है। शकुन विमान का जिक्र किया है, शकुन का शंकु विमान, सॉरी ये स्पेलिंग शायद वो कहते थे शकुना विमान शायद लिखा है उसमें, लेकिन वैसे ये शंकु विमान है रॉकेट की शेप का। तो जो हम आजकल रॉकेट बनाते हैं चोंचदार ऊपर बना हुआ, इस तरह का इसका पिक्चर बना हुआ है उस बुक के अंदर। अच्छा, अब ये क्या है कि हमारे शिव शंकर ताल पड़े हुए हैं बॉम्बे में। उन्होंने 1895 में वो वैमानिक शास्त्र से एक विमान उड़ाया था जो 1500 फीट ऊंचाई तक उड़ा था। और इसका जो ज्ञान है वो रेलिस नाम की एक कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी, उन्होंने उसको कुछ पैसे दिए और वो सारा जो उसका नक्शा और सारी जो बुक थी वो उससे लेके चले गए। इसके बाद जो है ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1895 में, जिसको महाराजा ऑफ बड़ौदा और एक कुछ जज वगैरह थे वहाँ के बॉम्बे के, उन लोगों के सामने ये घटना घटी थी। इसका पूरा जिक्र जो है नीचे लिंक दिए हुए हैं, इन लिंक्स में अवेलेबल है। तो इन लोगों ने प्रैक्टिकली वो विमान को उड़ा के दिखाया, और उसके बाद 1903 में राइट ब्रदर्स ने ये रियल फ्लाइट जो है वो दिखाई। ये भारत की किसी मंदिर का जिक्र है, वो फोटोग्राफ है, वो स्टैचूज का। ये स्टैचूज की कार्विंग हुई है। अब आप देखिए इसमें सीधे कोने पे वो राम और सीता और पुष्पक विमान दिखाया हुआ है, और ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है। तो ये विमान की जो डिस्कवरी है 1903 से पहले का ही है, तो जाहिर है कि कोई विमान होगा तभी लोगों ने बनाया होगा, या ऐसी इमेजिनेशन या जिक्र तो नहीं हो सकता। ये एक फ्रेंच उसने ऑथर ने वैमानिक शास्त्र से ही डीकोड करके, ये कोई डेविड चाइल्ड्रस नाम का आदमी है, इसने इसका नक्शा बनाया था वैमानिक शास्त्र से। तो इसने एक बुक लिखी है, विमान एयरक्राफ्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड एटलांटिस। तो उसमें इसका जिक्र है कि हमारे जो एंशिएंट विमान थे उनकी जो मैकेनिज्म है चलने का वो कैसा रहा होगा। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में भी मेंशन है, इसलिए श्योर है क्योंकि मोहनजोदाड़ो और वाला जो हिस्सा है वहाँ पर पिघला हुआ ग्लास जो है, कांच जो है पिघला हुआ, जिसको बोलते हैं ना विट्रीफाइड सैंड। विट्रीफाइड सैंड के ब्लॉक्स मिले हैं बहुत बड़े बड़े, जो ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर रहा होगा कि रेत जो है वो पिघल के ब्लॉक में कन्वर्ट हो गई। वो तभी हो सकता है या तो यहाँ पे कोई फ्यूजन बम या न्यूक्लियर फिशन बम का एक्सप्लोजन हुआ हो। और महाभारत में एक जिक्र आता है कि जयद्रथ ने या किसी ने, पंडित जी शायद आप बता पाए, किसी ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था जिसको कृष्ण जी
कंट्रोल नहीं कर पाए थे और फिर वो वहाँ जाके उसको डाइवर्ट किया गया। अश्वत्थामा ने, सॉरी अश्वत्थामा ने वो छोड़ दिया था जिसको तो वो हो सकता है वो विमान हो। आगे उसकी कहानी मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। तो इसको ब्रह्मास्त्र का तो के नाम से तो किया था। एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ है भारत में कि हमारे यहाँ ना आर्कियोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती और ना ही प्रोत्साहित की गई है। मुगलों ने नहीं की और पिछली 70 साल की सरकार ने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इट एक्सपोजेस देयर फेक हिस्ट्री। जो वो फेक हिस्ट्री अपनी कुछ लिखना चाहें तो वो पकड़ में आ जाती है अगर आप आर्कियोलॉजी साथ में करें। तो थर्ड पैराग्राफ में मैंने लिखा है, ए हिस्ट्री नॉट सपोर्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज हिज स्टोरी। ये हिस्ट्री नहीं है, इट इज ए हिज स्टोरी। तो पर्सनल बिलीव्स एंड परसेप्शंस आर पुश्ड एंड रिटन एज हिस्ट्री इन इंडिया। जो आजकल के टीवी चैनल के एंकर भी करते रहता है, वो पर्सनल ओपिनियन को एज ए घटना बताता है। एक ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, लॉस्ट रिवर ऑफ सरस्वती। अब ये सरस्वती रिवर के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। अब ग्रंथों में लिखा है तो जाहिर एग्जिस्ट तो करती होगी। अब कहाँ चली गई है ये नहीं मिल रही तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मुझे तो मेरी उम्र अभी 50 प्लस है, लेकिन मेरे गांव में जो मेरा घर होता था उसके अवशेष भी नहीं मिल रहे। तो जब 50 साल पुराने अवशेष नहीं मिल रहे तो मैं 5000 या 10,000 साल पुराने अवशेष कैसे ढूंढ लाऊं? तो ये बड़ा इलॉजिकल है कि अगर आप ये हर चीज़ का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मांगे, क्योंकि पुराने ज़माने में मिट्टी के घर होते थे, कच्चे घर होते थे, घास फूस की छत होती थी और बर्तन जो है मिट्टी के होते थे। तो सब कुछ जो है रिसाइक्लेबल होता था, उसके एविडेंसेस जो है मिलेंगे नहीं। उनके पास अगर स्टेनलेस स्टील की और नॉन डिग्रेडेबल और बोन चाइना और ऐसी क्रॉकरी होती तो हो सकता है हमें खुदाई में कुछ मिल जाता। तो वो चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए हर जगह। अब ये ऋग्वेदा में इस श्लोक में एक मेंशन है बड़ा क्लियर सरस्वती रिवर का। तो इसमें पूरा इसका व्याख्या जो है, उसका वर्ष का जो है रेफरेंस भी दिया हुआ है, कौन सा श्लोक है। अब ये एक पिक्चर है, ये ध्यान से देखिए आप। इसमें मोहनजोदाड़ो है लेफ्ट साइड में नीचे, इधर थार डेजर्ट है और ये घग्गर रिवर है इधर ऊपर से जो जा रही है अम्बाला और इस तरफ से आके और ये आगे जाके डाइवर्ट होके जमीन के अंदर डिसअपीयर हो जाती है। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो येलो रीजन के अंदर ये डॉटेड हल्की सी लाइन दिख रही है, ये पुराना ट्रैक है सरस्वती रिवर का। मेरी थ्योरी ये है कि एक समय में इतना भयंकर अर्थक्वेक आया और ये जो पीला पीला हिस्सा है ये जमीन से ऊपर उठ गया, अचानक ऊपर उठ गया। इसका लेवल इतना ऊपर उठ गया कि ये नदी का जो रूट है ये डाइवर्ट होके जो रिवर्स इधर को जा रही थी वो इधर को बहने लग गई। तो यमुना जो है पहले सरस्वती में मिला करती थी और सरस्वती की बजाय क्योंकि वो हिस्सा ऊपर हो गया तो उसका डायरेक्शन बदल गया। उसका कारण ये है, अब ये देखिए, अब ये गूगल का मैप है, ये मैंने कल ही डाउनलोड किया है। ये मैप इसमें वो है, पॉइंटर है, चलिए मैं हाथ से बता दूँ। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे ग्रीन दिखता है, यहाँ पे पानी है बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड, यहाँ पे सारी ग्रीनरी है, जयपुर है, ये न्यू दिल्ली है, ये हिस्सा सारा डेजर्ट है। अब आप ये इमेजिन करें कि ये यहाँ पे पहले रिवर बहती थी ऐसे, और ये हिस्सा ज़मीन से ऊपर उठ गया। तो उठने के कारण क्या हुआ कि रिवर जो पहले इधर जा रही थी वो यहाँ से ऐसे मुड़ गई और इसमें गंगा से जाके मिल गई। तो जो रिवर की रेत थी, रिवर के अंदर तो रेत होती है, उस रेत के कारण ही ये डेजर्ट बना। और जब ये उठ गई तो यहाँ का जो ज़मीन का पानी था वो सारा डायरेक्शन उसकी इधर आ गई। तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल साइंटिफिकली बिल्कुल सही बन रही है कि पानी की जो डेंसिटी है, अवेलेबिलिटी अंडरग्राउंड वहाँ पे एकदम ज़्यादा है, डेजर्ट में ज़्यादा है। तो ये अगर आप मॉडल बना लें इसका, एक कंबल बिछा के और कंबल के नीचे हाथ से ऊपर कर दें और उसके ऊपर पानी बह रहा हो और आप ऐसे कर दें तो जाहिर है पानी की डायरेक्शन ऐसे बदल जाएगी। तो हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है वो एकदम ऊपर उठी है, जिसके कारण ये डेजर्ट क्रिएट हुआ है और जिसके कारण रिवर डिसअपीयर हो गई। और रिवर ऐसे वैसे से डिसअपीयर हुई, रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज थी उनकी डायरेक्शन इधर को हो गई या कुछ की उधर को हो गई। कुछ ऐसे
क्योंकि अर्थक्वेक से जब मूवमेंट होती है कुछ रिवर्स हो सकता है सबमर्ज हो गई हो, अंडर द ग्राउंड चैनल में जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ। हो सकता है जो यमुना से कुछ पानी अंडरग्राउंड चैनल में जा रहा हो वहाँ पे। जो ये जयपुर की तरफ जो मैंने अभी लाइन दिखाई ग्रीन सी, इसमें जो पानी आ रहा है हो सकता है इसकी कोई क्रैक रॉक्स के अंदर नीचे हो और इससे पानी उनको पहुँच रहा हो। ये भी साइंटिफिकली पॉसिबल है, तो हम कुछ भी डिनाई नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्किटेक्ट ऑफ एंशिएंट टेम्पल्स। इफ यू गो टू साउथ इंडिया पर्टिकुलरली यू विल सी ह्यूज टेम्पल्स विद मैग्निफिसेंट आर्किटेक्ट, और उनको देख के आप पागल हो जाओ कि ये कैसे बनाया और क्यों बनाया और इतना बड़ा कैसे किसने बना दिया। इसमें कुछ एक टेम्पल है, ये लेपाक्षी टेम्पल विद हैंगिंग पिलर्स। ये तो इतना इंटरेस्टिंग है कि आज तक हमें भी नहीं समझ आया। इसमें पिलर्स के नीचे से आप कपड़े निकाल सकते हो और पिलर्स इतने भारी हैं, वो कैसे लटके हुए हैं। ये जो भी वहाँ पे जाते हैं वो अपने पिलर्स के नीचे से वो अपने कपड़े निकाल के इसको चेक करते हैं। ग्रेविटी वहाँ क्या रूल फॉलो नहीं करती। ये लेपाक्षी ये है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। तो बड़े बड़े लोग फॉरेन कंट्री से यहाँ पे बहुत लोग आते हैं जस्ट टू सी द मिस्ट्री ऑफ इट। और इंडिया में मिस्ट्रीज से भरा पड़ा है, हम लोगों ने साइंटिफिकली उसको कभी एक्सप्लोर नहीं किया। एक मंदिर मैंने देखा था साउथ में, उसमें ऐसे लोहे का पिलर था, उस पे यूं उंगली बजाओ तो उसमें से म्यूजिक के साथ स्वर निकलता है। अच्छा, मैंने सुना नहीं इसका। हाँ, मैंने देखा था ये हम जो है मैंने रॉक तो सुनी है, एक रॉक है ऐसी। अच्छा, इसमें वीडियो भी अवेलेबल है। अच्छा, मैंने एक रॉक तो सुनी है जिसमें आप दूसरे पत्थर से वो बजाओ तो घंटी की आवाज आती है। अदरवाइज नॉर्मल रॉक तो बड़ी वो उसको डंप कर देती है ना साउंड को, लेकिन उससे ऐसे लगता है जैसे मंदिर के घंटी की आवाज आती है। हाँ, ये एक एलोरा के टेम्पल्स हैं। ये एलोरा के टेम्पल्स की खास चीज है, ये ऊपर से नीचे खोदे गए हैं। अब ये ऊपर से नीचे किसने खोदे, ये मेरा मानना है कि ये ह्यूमंस ने नहीं बनाया, ये कुछ एलियन सिविलाइजेशन ने ही बनाया है। क्योंकि इनकी जो कटिंग है, जो शार्पनेस है वो इतनी बढ़िया है कि आप चैनी से वो कर ही नहीं सकते। इसकी दीवारों में एक अनकम्प्लीट वो है, अनफिनिश्ड स्टैचू बना हुआ है, वो रावण का है, रावण और सीता हरण का। एक तरफ शिव जी का थोड़ा यहाँ कमर तक का हिस्सा बना हुआ है, दूसरी तरफ रावण और सीता हरण वाला सीन है। रावण की जो वो स्टैचू है वो खास तौर पे साइंटिफिकली एक्सप्लोर करने वाली है। उस स्टैचू में रावण के शरीर के ऊपर ना कुछ बेल्ट बंधी हुई है और कंधे पे कुछ रॉकेट टाइप और फ्यूल टाइप कोई चीज़ लगी हुई है और पीछे 2 व्हील से नज़र आ रहे हैं। तो इंटरनेट पे हमने पढ़ा कि वेस्टर्न साइंटिस्ट ने उसको एक्सप्लोर किया है। वो बेसिकली क्या है, वो बैकपैक है। वो आजकल आपने देखा होगा ना, पानी से वो हवा में आप उड़ सकते हो और रॉकेट लगा के आदमी कंट्रोल करता हुआ एक फ्रेम बना के उसमें बैठ जाता है और हवा में अकेला उड़ सकता है। तो हो सकता है रावण के पास वही टेक्नोलॉजी हो, तो उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैप किया हुआ है उन्होंने। मॉडर्न डे का वो बैकपैक और रावण का जो है उसको बिल्कुल टैगिंग किया हुआ है। तो कई बार हम लोगों को रिसर्च के आइडियाज़ भी पुरानी चीज़ें देख के आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दो कि भाई मैं नहीं इस पर बिलीव करता। तो ये मेरी लास्ट स्लाइड है, ये गोल फॉर द फ्यूचर। तो हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके लिए मेरा ये संदेश है कि पुराने जो नॉलेज है, चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी किताब की हो, हमें इसको खुले दिमाग से साइंटिफिकली उसकी अच्छी चीज़ें कुछ हम निकाल सकते हैं, कुछ यूजफुल फॉर द सोसाइटी, कुछ देश का भला हो, समाज का भला हो, लोगों का भला हो, तो वो हमें करना चाहिए। हम अगर एकदम आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे कि भाई ये तो रिलीजियस चीज़ है, इस पर मैं नहीं सोचूंगा, इसको नहीं मैं करूँ, वो गलत बात है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, हो सकता है कोई ऐसी दवाई मिल जाए जो आपकी कई बीमारियों को दूर कर दे। आयुर्वेदा में तो चल ही रहा है ऐसे। अब जैसे हाई बीपी की कोई दवाई बता रहा है, कोई शुगर की दवाई बता रहा है, और ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हो सकता है क्या चीज़ क्लिक कर जाए। तो वी शुड कीप अवर माइंड ओपन। दैट्स ऑल। थैंक यू।